नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इससे पहले हम मौर्य काल कंप्लीट टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं और इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 15 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। और आज इस वीडियो में हम 15 से 20 क्वेश्चन है वो मौर्य काल से संबंधित देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन हम व्याख्या सहित देख रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम इन क्वेश्चन के साथ में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका मौर्य काल का टॉपिक है वो इस वीडियो के बाद में कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन है वो मौर्य काल से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो 15 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखे थे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन और 16 नंबर का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य वर्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने कहाँ गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे भद्रबाहु। तो वर्धावस्था थी उस समय, तो उस समय ये भद्रबाहु के साथ तपस्या करने कौन से स्थान पर गए थे? ऑप्शन फर्स्ट है श्रवण बेलगोला, सेकंड है सांची, थर्ड है गया और फोर्थ है बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वर्धावस्था में अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला तपस्या करने गए थे, जो पड़ता है कर्नाटका में, और यहीं पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अशोक के अभिलेखों में किन निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त की गई है? तो अशोक के द्वारा जो अभिलेखों का निर्माण किया गया है, इन अभिलेखों में कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्राह्मी लिपि, सेकंड है अरामाइक व ग्रीक लिपि, थर्ड है ख्रोष्टी लिपि और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ये चारों ही लिपियों का प्रयोग है वो अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि, ग्रीक लिपि और ख्रोष्टी लिपि, इन चारों लिपियों का प्रयोग है वो अशोक के अभिलेखों में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अशोक के कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है पहली, सेकंड है दूसरी, थर्ड है तीसरी और फोर्थ है चौथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पाटलिपुत्र में अशोक के कार्यकाल के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य काल के व्यापार के लिए प्रचलित सिक्का कौन सा था? मौर्य काल के समय व्यापार के लिए प्रचलित सिक्का कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट है पण, सेकंड है सिक्का, थर्ड है देन और फोर्थ है कोड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मौर्य काल के समय व्यापार के लिए जो प्रचलित सिक्का था वो पण था और ये चांदी से बने हुए सिक्के थे, चांदी से। जबकि स्वर्ण से बने हुए, सोने से बने हुए सिक्के स्वर्ण कहलाते हैं, स्वर्ण सिक्के, और तांबे से बने हुए सिक्के जो थे वो मासक कहलाते थे। और इस समय पंचमारक और आहत सिक्के भी प्रचलित थे, ये भी ध्यान में रखने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि जो पण सिक्का था ये उस समय व्यापार के लिए प्रचलित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के किस अभिलेख में चोल, पांडे, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपने पड़ोसी के रूप में उल्लेख मिलता है? तो अशोक के किस अभिलेख में चोल, पांडे, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपने पड़ोसियों के रूप में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम शिलालेख, सेकंड है द्वितीय शिलालेख, थर्ड है तृतीय शिलालेख और फोर्थ है चतुर्थ शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। द्वितीय शिलालेख में आपने जो पड़ोसी चोल, पांडे, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का पड़ोसियों के रूप में उल्लेख है वो द्वितीय शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस मौर्य सम्राट की विदेश नीति जीवो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है? जीवो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड है अशोक महान, थर्ड है बिंदुसार और फोर्थ है उपगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अशोक महान का ही नारा है ये, इनकी ही नीति है कि जीवो और जीने दो, इस सिद्धांत पर रहकर के इन्होंने अपना शासन किया था। अशोक महान एक इस प्रकार का शासक था जिसने पश्चिमी राज्यों के अलावा दक्षिणी पड़ोसी राज्यों के साथ बीच संबंधों पर विशेष बल दिया था। श्रीलंका के एक शासक तिस्से ने अशोक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी।
तो श्रीलंका के शासक थे तिस्से, इन्होंने अशोक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक सम्राट की साम्राज्य की सैन्य आधार का कमजोर होना मुख्य कारण धम्म नीति था। देखो उस समय जो कलिंग का आक्रमण हुआ था, उस कलिंग के आक्रमण में बहुत ही नरसंहार हुआ था, यानी बहुत ही करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसको देख करके अशोक का मन द्रवित हो गया था, मन पिघल गया था। और इसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आज के बाद में भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और इन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाया था। और इसी धम्म नीति के कारण ही क्या हो गया, इनका जो सैन्य आधार था वो कमजोर पड़ गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मौर्य काल में ग्राम का अध्यक्ष होता था, ग्राम का अध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रामीणी, सेकंड है मुखिया, थर्ड है ग्राममुखी और फोर्थ है नगरक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ग्राम का जो अध्यक्ष है ये क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था, ग्रामणी। मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यकाल का मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक अधिकारी किया करते थे। गोप नामक अधिकारी, गोप नामक अधिकारी जनगणना के कार्यों से संबंधित थे। नगर प्रशासन का प्रधान नगरक नामक अधिकारी होता था, नगरक, ये ध्यान में रखना। नगर प्रशासन का प्रधान नगरक नामक अधिकारी होता था, जबकि ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था। मेगस्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा की गई, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो मौर्य काल में ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी कहलाता था और ग्राम सभा के कार्यालय का जो कार्य है ये गोप नामक अधिकारी किया करते थे। और गोप नामक अधिकारी जो थे ये जनगणना कार्यों से संबंधित थे। नगर का जो प्रधान हुआ करता था वो नगरक नामक अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को किस नाम से पुकारा गया है। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र, इसी चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र और ये पुस्तक की जो विषय था वो था राजनीति। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को किस नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रदेष्टा, सेकंड है व्यावहारिक, थर्ड है समाहर्ता और फोर्थ है गूढ़ पुरुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चाणक्य की अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। नगर प्रधान नगरक का सहायक अधिकारी समाहर्ता होता था। तो नगर प्रधान जो था नगरक, इनका जो सहायक अधिकारी था वो था समाहर्ता। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था, न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें व्यावहारिक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, फर्स्ट है संस्था और सेकंड है संचरा। संस्था की हम बात करें तो एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर क्या कहलाते हैं, संस्था कहलाते हैं। यानी कि एक ही स्थान पर रह करके जो एक ही स्थान पर रहने वाले जो गुप्तचर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, संस्था कहलाते हैं। जबकि स्थानों पर घूम करके भ्रमण करके जो गुप्तचर होते हैं वो संचरा कहलाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखने। और इनका वर्णन कहाँ मिलता है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में मिलता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्यों लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्यों लिखे गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, सेकंड है राज्य की भाषा थी, थर्ड है तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी और फोर्थ है उस समय की एकमात्र ज्ञात भाषा थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अधिकांश लोगों द्वारा समझे जाने वाली जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और इसी कारण से अशोक के जो अभिलेख थे, अधिकांश अभिलेख वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक महान का सबसे नवीनतम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, सबसे नवीनतम। ऑप्शन फर्स्ट है कालसी उत्तराखंड, सेकंड है मानसेरा पाकिस्तान, थर्ड है गिरनार गुजरात और फोर्थ है सन्नाटी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। सन्नाटी कर्नाटक जो अभिलेख है ये नवीनतम शिलालेख है और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, नवीनतम शिलालेख सन्नाटी कर्नाटक से। अशोक के सर्वाधिक शिलालेख कर्नाटका से प्राप्त हुए हैं। अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वाहनों का उल्लेख मिलता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को अंबाला हरियाणा से दिल्ली में किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है ये पहले कहाँ था, अंबाला हरियाणा में था और इसको बाद में दिल्ली स्थापित करवाया गया। ये किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है शाहजहां, सेकंड है अकबर, थर्ड है विग्रहराज चतुर्थ और फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को अंबाला हरियाणा से दिल्ली में स्थापित करवाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर विग्रहराज चतुर्थ के भी लेख मिलते हैं। विग्रहराज चतुर्थ। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन फर्स्ट है रूपदर्शक, सेकंड है धरण, थर्ड है सीताध्यक्ष और फोर्थ है व्यवहारिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो मौर्य काल के समय राजकीय भूमि की व्यवस्था करते थे, रेख देख करते थे, और रेख देख करने वाला जो प्रधान अधिकारी था वो क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में राज्य की भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो मौर्य काल में राज्य की भूमि हुआ करती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, और इस सीता भूमि की देख रेख करने वाले को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष। राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। इस राज की भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था। जो भूमि का कर दिया जाता था उस भूमि कर को भाग कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। साहित्य का सर्जन काल किसे कहा जाता है? साहित्य का सर्जन काल। ऑप्शन फर्स्ट है गुप्त काल, सेकंड है मौर्य काल, थर्ड है मुगल काल और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मौर्य काल को हम साहित्य का सर्जन काल कहा जाता है। सुबंधु बिंदुसार का मंत्री था। सुबंधु बिंदुसार का मंत्री था और जिसके द्वारा वासवदत्ता नामक रचना लिखी गई थी। सुबंधु नामक जो एक रचनाकार थे, ये बिंदुसार के मंत्री थे और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी उसका नाम था वासवदत्ता। वात्सायन का कामसूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी वो इसी के मौर्य काल में लिखी गई थी। वात्सायन का कामसूत्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी। मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी मौर्य काल में ही लिखे गए थे और इसी कारण से साहित्य का सर्जन काल हम मौर्य काल को कहते हैं। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख है ये किस भाषा में मिले हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पाली, सेकंड है प्राकृत, थर्ड है ख्रोष्टी और फोर्थ है अरामाइक। तो ये हमने पहले भी बात कर लिया है कि उस समय सबसे ज़्यादा समझे जाने वाली भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, और इसी कारण से अशोक ने सभी जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखवाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? शत्रु का संहारक, इसे अमित्र घाट भी कहते हैं, अमित्र नाशक, शत्रुओं का नाशक करने वाला। तो ये ऑप्शन फर्स्ट है अशोक, सेकंड है बिंदुसार, थर्ड है कालशोक और फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बिंदुसार को शत्रु का संहारक राजा शासक कहा जाता है। अमित्रोचेटस भी कहते हैं, अमित्र नाशक भी इसे कहा जाता है। निम्न में से किसमें बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? किसमें बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? ऑप्शन फर्स्ट है जैन धर्म, सेकंड है आजीविका, थर्ड है लोकायत और फोर्थ है बौद्ध धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बिंदुसार जो थे ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ऐसा कौन सा शासक है जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है? कौन सा शासक है जिसके द्वारा अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है सम्राट अशोक, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है हर्ष और फोर्थ है समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सम्राट अशोक के द्वारा ही अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। मौर्य काल में राजुकों को क्यों नियुक्त किया जाता था? मौर्य काल में राजुकों को क्यों नियुक्त किया जाता था? ऑप्शन फर्स्ट है लोगों के नैतिक उन्नयन के लिए, सेकंड है कानून व शांति कायम करने के लिए, थर्ड है महल की रक्षा के लिए और फोर्थ है कर वसूली के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। कर वसूली के लिए राजुकों को नियुक्त किया जाता था। मौर्य काल सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्तंभ, सेकंड है स्तूप, थर्ड है गुफा और फोर्थ है चैत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो स्तंभ लेख हैं ये मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है।
कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने क्या निश्चित किया था? कलिंग युद्ध जो सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था, यानी कि 261 ईसा पूर्व हुआ था, और इसमें विशाल नरसंहार हुआ था, जिसे देख करके सम्राट अशोक का मन द्रवित हो गया था। इसके बाद में सम्राट अशोक ने क्या निश्चय किया था? ऑप्शन फर्स्ट है भविष्य में युद्ध करूंगा, सेकंड है भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा, थर्ड है नरसंहार करूंगा, और फोर्थ है तलवार के बल पर राज करूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी, और इन्होंने युद्ध नीति के युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति को अपनाया था। धम्म नीति को, युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति को अपनाया था। सारी प्रजा मेरी संतान है, और यह कथन मौर्य काल के किस शासक का है? सारी प्रजा मेरी संतान है, यह कथन मौर्य काल के किस शासक का है? ऑप्शन फर्स्ट है सम्राट अशोक, सेकंड है बिंदुसार, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य, और फोर्थ है समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये सम्राट अशोक के द्वारा जो पृथक शिलालेख था उसमें ये बात कही गई है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, और सारी प्रजा मेरी संतान है। उड़ीसा के धौली और जोगढ़ स्थानों से मिले अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने ऐसा कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है बिंदुसार, सेकंड है बृहदत्त, थर्ड है पुष्यमित्र, और फोर्थ है आर्यपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था, और इसी तक्षशिला में चाणक्य आचार्य हुआ करते थे। चाणक्य। कर्नल जेम्स टोड ने 1882 ईस्वी में गिरनार शिलालेख की खोज की थी। गिरनार शिलालेख की खोज किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने। ओर्टेल ने 1905 में सारनाथ स्तंभ लेख की खोज की थी। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज ओर्टेल नामक खोजकर्ता के द्वारा की गई थी 1905 में। जबकि सर्वप्रथम शिलालेख की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? टिपेंथलर के द्वारा की गई थी। टिपेंथलर। और सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक की शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से हमारे 37 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। टॉपिक के बाद में ये क्वेश्चन देखें जो कि व्याख्या सहित है। इनमें भी हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मौर्य काल से संबंधित वो डिस्कस किए हैं। इसके बाद में आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इनमें हमने शामिल की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर लगातार आप जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित आपको कंप्लीट कोर्स वो करवाने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित मैनेजमेंट के 2 वीडियो मैंने डाले हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। मौर्य काल का हमारा इस वीडियो के बाद में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम गुप्त काल शुरू करेंगे, और ये आपको PDF फाइल के रूप में नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, संदीप टंडन 91। धन्यवाद।